तहसील कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ था, उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। अभी भी वो बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं बोला है? आरामजादे चुप रहना, बता रहा हूँ। बोले नहीं देंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे। वो उनके आका भी देंगे। पैसा जो है यहाँ से लेके राजस्व मंत्री तक जाता है। मैंने कहा टंकराम वर्मा? बोले हाँ। ये बात अभी मैं करूँगा टंकराम वर्मा से, समझे नहीं? वो भी लेता है पैसा, मालूम है मेरे को। ये तो आए दिन होता रहता है। जो आदमी पैसा नहीं देता उसका काम कैसे होता होगा सोचिए। आज 40-45 साल की प्रैक्टिस में मैंने कैसे अपना जीवन निर्वाह किया होगा आज के आते तक। अब अगर वो रिश्वत की मांग कर रहा था तो इसके पीछे जरूर कोई नायब तहसीलदार एसडीएम लोगों का हाथ होगा। सिस्टम से ही मेरी लड़ाई है, ये लोगों से नहीं। शासन ने नियुक्ति नहीं की है, वो आखिर सरकारी फाइलों का संधारण कैसे कर रहा था? राजधानी रायपुर के तहसील कार्यालय में वकीलों और तहसील कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ था, उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। वकील साहब ने रिश्वतखोरी को लेकर वहां पर जो तहसील कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को लेकर काफ़ी अपना आक्रोश जताया था और रिश्वतखोरी को बंद करने के उन्होंने सीधा मुहिम चलाया था। वो वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी। तो उनसे पूछेंगे दरअसल पूरा मसला क्या था। वकील साहब ये बताइए, आखिर तहसील कार्यालय में उस दिन जो विवाद हुआ था उसके पीछे की कहानी आप पहले बता दीजिए। देखिए 24 तारीख की बात है, मुझे अच्छे से याद है। हमारी एसोसिएट्स हैं श्रीमती सुनीता अरक, उन्होंने आके बताया कि सर होरीलाल वाला जो मामला है फौती नामांतरण का, उसमें जो बाबू है वो रुपया मांग रहा है खर्चा के बतौर 3000 रुपये। और मैंने जब ये कहा कि हम लोग तो पैसा देते नहीं हैं, तो उसने बोला आप लोग कैसे वकील हो, या तो आपको आइडिया नहीं है, अनुभव नहीं है, आप ऐसा करो अपने सीनियर को भेजना। तो मैंने बताया मेरे सीनियर आएंगे तो और ज़्यादा नाराज़ होंगे। मैं उन्हीं की एसोसिएट्स हूँ, मुझे मालूम है, मैं 12-15 साल की मैं प्रैक्टिशनर हूँ, उनके साथ में ही हूँ। कभी उन्होंने न दिलाया न दिया है, सब लोग उनको जानते हैं। वो नहीं देंगे पैसा, तो बोले नहीं देंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे। वो उनके आका भी देंगे। और आपको अनुभव नहीं है, आपको किसी अच्छे सीनियर के यहाँ रहना चाहिए जहाँ आपको ये सब चीज़ों का भी अनुभव हो। उसने इतनी बदतमीजी वहाँ पे लोगों के सामने में उसका परिहास किया। उसने आके जब बताया तो मैंने तुरंत शिकायत किया अपने बार एसोसिएशन में कि देखिए ऐसी ऐसी घटना वहाँ हुई है, मेरे एसोसिएट के साथ में ऐसा ऐसा बोला गया और मुझे बुलाया गया है। और मैं मेरे आका भी देंगे, बिना दिए लिए नहीं होता है। इतना इंटीमेशन मैंने दिया। नेक्स्ट डे मैं दुर्ग जाना था, कैवियट फाइल करना था कमिश्नर कोर्ट में। बावजूद इसके मैं लंच टाइम में गया, संजोग से उससे मुलाकात भी हो गई। 2 लोग थे, एक कोई साहू करके था, पुनेश साहू या समथिंग, और एक दूसरा था जो उसका भी चाहे बॉस रहा हो या चाहे उससे अपर ग्रेड का रहा हो। मैंने बोला भैया आपका नाम क्या है? बोले नाम से क्या करोगे, आप ही इनके सीनियर हैं, आपने इनको सिखाया नहीं कि कैसे देन लेन होता है राजस्व मामलों का। मैंने कहा ये सब मेरे को मत बताओ, बात क्या है वो बताओ, उसमें ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ। वो मामला हमारा अक्टूबर से पेंडिंग है। रोज़ आप मेरे एसोसिएट को बुलाते हो, आज आओ कल आओ, मैडम से मिल लो। क्यों मिलेंगे मैडम से? बोले मैडम से मिलेंगे तो आपको ज़्यादा खर्चा लगेगा, हमारे से निपट लोगे कम में निपट जाओगे। मैंने कहा ना हमको मैडम से निपटना ना तुमसे निपटना, मेरा केस खारिज कर दो। तो बोले वो तो खारिज हो ही जाएगा। तो मैंने कहा खारिज हो जाएगा तो हम नौकरी खा बैठेंगे। हमारा मामला टेढ़ा मेढ़ा मामला नहीं है, रिश्वत दे के हम मामला नहीं जीतते हैं, ना जीतने की ज़रूरत है, ना मैं किसी को सिखाता हूँ ऐसी बात। पैसा तो नहीं मिलेगा। बोले आप कैसी बात कर रहे हो, आप सीनियर एडवोकेट हो। वो मेरे को समझाइश दे रहा है ना, पैसा जो है यहाँ से लेके राजस्व मंत्री तक जाता है। मैंने कहा टंकराम वर्मा? बोले हाँ। आपको शायद मालूम नहीं है, थाना में सेटिंग होती है, थाना बिकता है, नीलाम होता है, उतने में सेटिंग होती है, फिर उसकी वसूली होती है, फिर वो पहुँचाया जाता है। मैंने कहा भारी आप ज्ञानी आदमी हो भाई, लेकिन आपका ज्ञान मेरे काम का नहीं है। जहाँ ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो मेरे को बताना। केवल मैं अपने ही ऐसे काम में नहीं, मैं किसी भी काम में मैं रिश्वत नहीं देता हूँ। मैं 9 राज्यों में वकालत करने जाता हूँ, मेरे से कोई 1 रुपया मांगता नहीं है। मैं स्वेच्छा से दे दूँ, दस्तूरी के लिहाज से दे दूँ, खुश होई के दे दूँ, एक अलग बात है, लेकिन ऐसी यहाँ कोई बात नहीं है। इसी बात से विवाद बढ़ा। मैंने उसको पूछा नाम, बहुत देर बाद उसने बोला राज। मैंने कहा राज क्या राज, आगे भी तो कुछ होगा। इतना मेरे को एक्साइटेड किया उसने कि बहुत देर बाद उसने राजकुमार बोला। अरे मैंने कहा भाई राजकुमार या राज की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे तुम कुछ सरनेम वगैरह लिखते होगे, जो तुम्हारा नाम पे स्लिप में हो, व्यवहार में यहाँ के प्रचलन में, उसको बताओ। पे स्लिप में क्या लिखते हो?
तब भी वो नहीं बता रहा था। मैंने कहा बताओ, नहीं तो मैं आपे से बाहर हो जाऊँगा, आपका खो बैठूँगा मैं। तुम क्या हो, बाभन हो, ठाकुर हो, चमार हो, पासी हो, तेली हो, कुर्मी हो, क्या हो? ये मेरे शब्द थे। काफ़ी देर बाद हमारे साथ के लोग भी काफ़ी उसको समझाए कि बोलता क्यों नहीं भाई, क्यों डर रहा है, बता ना क्या बात है। बड़े बाद में बोला मिर्धा का पूरा नाम अब बोल, तो भी नहीं बोला उसने। मतलब कुल मिला के उसने अपना नाम जो है टूटे फूटे उसमें कई बार के मशक्क़त में राजकुमार मिर्धा बताया। बात ख़त्म हो गई यहाँ पे, मेरा गुस्सा ख़त्म। मैंने कहा ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना, रिश्वत नहीं मांगते हैं जो दे। बोले और वकील लोग तो देते। मैंने कहा और वकील क्या करते हैं उससे मेरे को मतलब नहीं है। मेरी कमाई जो है बहुत कठिनाई की कमाई है, मेरे महीनवारी नहीं चलती है। मैं बच्चा पैदा करता हूँ, मैं महीनवारी मेरी नहीं चलती, आप लोगों की महीनवारी चलती है। मैंने बोला, गुस्से में बोला, आवेश में बोला, मैं पैसा नहीं देता हूँ। उसने ताबड़तोड़ कुछ नहीं, जब बात सुनते सुनते मैं अलमारी खोला, केस फाइल निकाला, उसमें से उसकी फ़ोटोकॉपी किया, उसमें एक तो कागज़ लगाया, पटवारी के नाम का एक ज्ञापन रहता है, मेरे को दिया। मैंने कहा इससे क्या, बोले पटवारी को देंगे आपका नाम चढ़ जाएगा, ठीक है ना। आ गए हम लोग। इसके बाद तो कुछ बात नहीं थी। मैंने इस बात की भी सूचना अपने वहाँ दिया है बरबेटम। हमारा मदर इंस्टीट्यूट है ना, बार एसोसिएशन में तो हम जाएंगे, ये तो आए दिन होता रहता है। जो आदमी पैसा नहीं देता उसका काम कैसे होता होगा सोचिए। आज 40-45 साल की प्रैक्टिस में मैंने कैसे अपना जीवन निर्वाह किया होगा आज के आते तक। केवल सिविल कोर्ट ही नहीं, कोई भी कोर्ट हो, मैं पैसा नहीं देता हूँ, ये मेरी पहचान है। वकील साहब, ये उस दिन का जो वाद विवाद हुआ तो पूरा घटनाक्रम आपने बता दिया। अचानक से आप एग्रेसिव हो गए थे और एग्रेसिव होने के बाद आपने नाम भी पूछा और नाम पूछने के बाद ऐसी बातें हो गई आमतौर पे जिसको लेकर मामला को मोल्ड आउट करने की कोशिश की जा रही। एग्रेशन का कारण क्या होगा? अग्रेशन का कारण ये होगा, मेरे को जो लगता है कि उस दिन की उस घटना से आसपास परिवेश के जो लोग हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए। उनका देन लेन, उनकी दुकानें, उनका वसूली का स्टाल। आप एग्रेसिव क्यों हो गए वो पूछ रहा था। मेरा अग्रेसिव होने के, मेरे को वो समझाइश दे रहा था कि मुझे रिश्वत देना चाहिए, नहीं तो मैं बहुत परेशानी में पड़ जाऊंगा। इस बात से मेरे को बहुत गुस्सा आया था। मैं इसलिए अग्रेसिव हुआ कि तुम मेरे को सिखाओगे, जितनी मेरी प्रैक्टिस है उतनी तुम्हारी उम्र नहीं है। ये भी मैंने शब्द उच्चारित किया है। आप सोचिए कितना, एक तो मेरे एसोसिएट्स का उसने परिहास उड़ाया था, मेरा परिहास उड़ाया था। आप इतने सीनियर, आपको इतना भी सहूर नहीं है, इतना भी आपको अनुभव नहीं है। हमको बता रहा है कि थाने नीलाम होते हैं, हमको यहाँ ड्यूटी ली जाती है तो उसका भी पैसा देना पड़ता है, फिर उसकी उगाही करके हमको पहुँचाना पड़ता है। आपका 3000 रुपये मेरे जेब में नहीं जाएगा, वो यहाँ से लेके राजस्व मंत्री तक जाएगा। ये बात क्या थी? और जाता होगा, उसने सही बोला। अब मुझे लगता है कि उसने सही बोला। उसके बाद आसपास परिवेश में उस बात को लेके वो हुआ। भीम आर्मी करके हमने जो देखा वीडियो में, भीम आर्मी वाले आंदोलित हैं, उन लोगों के दबाव पे ये FIR हुई है, मेरा ऐसा समझना है। वो लड़का में उतनी ज़्यादा, क्या बोलना चाहिए, बदमाशी नहीं थी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ये मेरा मन कहता है। जितना उसको हवा देने वाले लोग, हवा देने वाले लोग कौन है? जिनको चालू भाषा में बोला जाए बोड़ी मिलती है, तहसील ऑफिस में जाते हैं, उनका बेमतलब होता है जाना, केवल वो पैसा लेने जाते हैं ताकि वहाँ किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस ना क्रिएट हो हमारे जैसे लोगों जैसे। उन लोगों ने उस मामले को हवा दिया। ये बताइए, आप 40 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 13 राज्यों में जाते हैं, तहसील में तो हमेशा आना जाना रहा होगा, तो आमतौर पे कर्मचारी हमेशा अपना नाम कॉन्फिडेंस के साथ बताते कि मेरा नाम ये है, मेरा परिचय ये है। वो व्यक्ति अपना नाम क्यों छिपा रहा था? क्या आखिर ऐसा कारण रहा? बता पाएगा, क्योंकि उसके पहले जो वहाँ पे कर्मचारी था वो कोई सरनेम ठाकुर था, उनका ट्रांसफ़र हो गया। वो मेरे पूर्व परिचित भी थे, कोऑपरेट भी करते थे, मेरे नेचर से, मेरे लेन देन से भी वाकिफ़ थे, और मेरे भाई के दोस्त के भाई भी थे। इस कारण से बाद में उनका ट्रांसफ़र हो गया था। जिस समय ये घटना हुई उसके लास्ट में एक कोई अनमोल शर्मा करके वहाँ आ गए, जो वास्तविक का वहाँ का रीडर या बाबू है, पेड अप एम्प्लॉई। ये बात मुझे बाद में पता चला। वो भी एक तरह से हमारे परिचय के उसमें आता है क्षेत्र में, लेकिन हमको उसका भी जानकारी नहीं था कि वो वहाँ पे है, पदस्थ है, नहीं है। कभी उससे मुलाकात नहीं हुई थी। जिससे हुज्जत हुई है उससे भी मेरा कभी कोई पूर्व परिचय नहीं रहा, ना वो मेरे से परिचित था, ना मैं उससे परिचित था। समझ, जाति वाली कोई बात नहीं थी। अगर परिचय होता तो फिर नाम क्यों पूछते हैं भाई? अगर परिचय आपका होता तो नाम जाति पूछने जैसा भी नहीं है। नाम हमने इसलिए पूछा क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था।
ज्ञान की बात है, ज्ञान दे रहा था मुझे, तो मैं भी सोचा कि नाम पूछ लेते हैं भाई, वो स्मृति हमारी चिरम रहेगी। अपनी स्मृति को चिर स्मृति बनाने के लिए मैंने उसका नाम पूछा। मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं कंप्लेंट करता, मैंने कंप्लेंट नहीं किया है, क्योंकि वो भी लोग मजबूर है, दया के पात्र हैं, उनके सामने भी उनका पेट है, उनके सामने भी उनके आश्रित लोग होंगे। आज वकीलों की स्थिति देखिए, नए वकीलों में सब मजबूर कर दिए जाते हैं। 10 रुपया मिलता है तो उसमें 6 रुपया 8 रुपया बढ़ जाता है, इन्हीं बाबुओं के चक्कर में 2 रुपया पाते हैं, उनकी रोजी भी नहीं निकलती वकीलों की। और ये अनपढ़ लोग 10वीं 12वीं पास लोग जो हैं, ये धंधा कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इनके माध्यम से पैसा लेते हैं। तहसील कार्यालय या राजस्व जो ऑफिस होते हैं वो हमेशा से रिश्वतखोरी के या कमीशन खोरी के हमेशा से आरोप लगते रहे, और रायपुर तहसील भी उसमें अछूता नहीं है। पहली बार आरोप नहीं लगे, इसके पहले भी आरोप लगा है कि वहाँ पर जो गैर विभागी लोग हैं उनको वहाँ पर तहसीलदारों के द्वारा रखकर काम कराया जाता था। अब अगर वो रिश्वत की मांग कर रहा था तो इसके पीछे जरूर कोई नायब तहसीलदार एसडीएम लोगों का हाथ होगा। पूरा सिस्टम ही इतना सड़ा गला सिस्टम से ही मेरी लड़ाई है, ये लोगों से नहीं। आप देखिए, कलेक्टर जो होता है जिले का सर्व प्रमुख होता है, अगर कलेक्टर चाह ले तो क्या रिश्वत हो सकते हैं? नहीं हो सकती। कलेक्टर को पहुंचाया जाता है, वरना मजाल नहीं थी कि उनका सबऑर्डिनेट पैसा मांगता या लेता। कभी औचक निरीक्षण नहीं किया गया। एक आम आदमी की हैसियत से आप जाइए, एक तो काम करा के बिना पैसे के लौटिए तो हम जाने, या तो भारी भरकम परिचय होना चाहिए और या तो रुपया होना चाहिए जेब में, तब काम होगा। ये कौन सी बात है? एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को अंकुश लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है। ये है स्थिति। अगर कलेक्टर चाहता, कलेक्टर ने बाद में लोगों का ट्रांसफ़र किया। किसका ट्रांसफ़र किया? जो पेड अप एम्प्लॉय थे, जिनका इस मामले से कोई मतलब नहीं है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया। क्या सोच के? बताइए, आप लोगों के हुज्जत हुआ, वो आदमी तो पेड अप एम्प्लॉय नहीं है, तो हमको बाद में पता चला। हमको बाद में ये भी पता चला कि उस आदमी का नाम राजकुमार मिर्धा नहीं है, कैलाश नाम है। सोचिए, वो आदमी ने झूठा नाम बताया, उस पर किसी की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। साहब ये बताइए, आपका अनुभव क्या कहता है कि एक व्यक्ति जो वहाँ पर गैर एम्प्लॉय है, जिसकी किसी प्रकार की शासन ने नियुक्ति नहीं की है, वो आखिर सरकारी फाइलों का संधारण कैसे कर रहा था? इसी बात के लिए मैं सूचना के अधिकार के तहत अभी एप्लीकेशन लगाऊंगा कि उस व्यक्ति का ज्वाइनिंग कब से है, उसका एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जितना भी पेपर्स हैं हमको मुहैया कराया जाए, तब इस मामले को मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसमें सारे लोग उतने ही गुनाहगार हैं। वहाँ की ख्याति नेता मैडम से लेके, ख्याति मैडम ने क्या किया मालूम है आपको? जो बाद में उन्होंने मुझे फाइल दिया आदेश वाला, पन्ना पटवारी के ज्ञापन के साथ में, जब मैंने पटवारी से संपर्क किया तो पटवारी ने बताया, सर आर्डर तो 19 तारीख का है और मेरे पास 0 पेंडिंग है। जब तक मैडम इसको आरडी में नहीं चढ़ाएंगे तब तक मेरे पास ये आएगा नहीं, और तब तक मैं इसको ऑनलाइन चढ़ा नहीं सकता। 3 मार्च को आरडी में चढ़ाया मैडम ने। इसका पीछे क्या वजह थी? सीधा बात है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ख्याति नेताम अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हमारे पीछे ये सारी घटनाएं हो रही हैं। मेरे खिलाफ में एट्रोसिटी की धाराएं लगा के एफआईआर कराई गई है, उसमें भी गलत तथ्यों का उदाहरण है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा वीडियो बनाया गया, वीडियो वायरल किया गया। ये सब काम क्यों किया गया? मैं कौन ऐसा वीआईपी आदमी हूँ? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? ये है। और बताइए, उसने जो एफआईआर कराया, एफआईआर में जाति सूचक गाली गलौज की बातें कही गई, और जो आपने जैसे कहा वीडियो बनाया गया, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया गया, जिससे वो प्रभावित हुआ और उसने जाके एट्रोसिटी एफआईआर कराया है। तो एक गैर सरकारी कर्मचारी जो वहाँ पर किसी पद में नहीं है और सरकारी दस्तावेजों को संधारण कर रहा है, फिर वकीलों के खिलाफ ही जाके एफआईआर कराता है, तो क्या किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र हो रहा वकीलों के खिलाफ? बिल्कुल है, क्योंकि वकील इसमें हमेशा के लिए दब जाए, सिकुड़ जाए, ताकि अपनी मनमानी, अपनी तानाशाही रवैया को अंजाम देते रहें। वहाँ की वसूली प्रभावित हो गई, लाखों करोड़ों की वसूली मेरे इस घटना से प्रभावित हुई है, जिसके चलते ताबड़तोड़ वो कुछ भी हरकत कर रहे हैं जो शायद उनके लिए भी आत्मघाती है। मेरा सीधा प्रश्न है कलेक्टर से कि कलेक्टर ने इसका कॉग्निजेंस शुरू से ही क्यों नहीं लिया? क्यों व्याप्त है वहाँ रिश्वतखोरी? क्यों वसूली का स्टाल बना हुआ है हर जगह? उस पर उन्होंने पहले क्यों नहीं अंकुश लगाया? जिन लोगों का ट्रांसफ़र किया उनके लिए पहले क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया? आए दिन ये हुज्जत होती है इस पर। आपने कहा कि जो पेड ऑफ एम्प्लॉय है उनका ट्रांसफ़र हुआ है, तो जो व्यक्ति कैलाश या राजकुमार मिर्धा नाम का था, इसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ये तो एम्प्लॉय ही नहीं है।
ये तो वहाँ का पेडअप एम्प्लॉय ही नहीं है, तो बाहरी आदमी है। तो खुद ख्याति नेताम बोलती हैं कि बाहरी लोगों का साथ हुज्जत हुआ, मेरी जानकारी में ही नहीं है। जबकि उन्हीं बाहरी आदमियों के आड़ में वो पैसा वसूली करती हैं और उसको जहाँ जहाँ भिजवाती होंगी, जैसा कि उनके सबऑर्डिनेट ने बताया, ये राजकुमार मिर्धा सो कॉल्ड कैलाश ने बताया कि वो पैसा तो टंकराम वर्मा तक भी पहुँचता है। मैं टंकराम वर्मा जी को जानता हूँ, मैं उनसे मिलूंगा, इस बात को बताऊंगा कि भैया ख्याति नेताम की कोर्ट से आपको कितना रुपया मिला है। राजकुमार मिर्धा ने मुझे बताया है? मैंने तो पैसा नहीं दिया, उसमें का तो कोई अंश उन तक नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी मैं उनसे पूछूंगा। बड़ौदा बाजार मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं उनसे मिलूंगा, उनको ये बात बताऊंगा कि देखिए क्या हो रहा है। आप राजस्व मंत्री, आपके नाम पर किस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब ये बताइए, ये जो तहसील कार्यालय में जो उस दिन विवाद हुआ, उसके बाद अचानक से FIR हुआ। अब FIR में अनुसूचित जाति जनजाति धाराओं के तहत किया है, तो अब आप लोग आगे क्या करेंगे, क्या स्टेप लेंगे, अगला कदम क्या होगा? हम लोग तो इसी परिसर के खिलाड़ी हैं। जीवन यहीं से शुरू हुआ है, अपना कैरियर यहीं ख़त्म होगा। न्याय पर भरोसा है, न्याय की ही रोटी खाते हैं। इस बात को न्यायालय से ज़्यादा और कोई नहीं सुलझाएगा। मुझे किसी भी ब्यूरोक्रेट से इस बात की उम्मीद नहीं है कि वो न्याय करेगा। न्यायाधीन है हम, उसमें जो भी न्यायालयीन कार्रवाई होगी उसमें मैं बराबर अपनी सहभागिता दूंगा, यही इतना बात है। ख्याति नेताम के नाम का उल्लेख किया, ख्याति नेताम कौन है? तहसीलदार है, नायब तहसीलदार? प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस कोर्ट की वही हैं जिस कोर्ट में ये राजकुमार मिर्धा उर्फ कैलाश ने पैसे की मांग किया, जिसने ये बताया कि ये पैसा तो यहाँ से लेके ऊपर तक जाता है। ये उसी कोर्ट की प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं। ऐसे आमतौर पे वकीलों को लेकर बहुत सारी बातें रहती है। अब जब ये घटनाक्रम पूरा हुआ है, उसके बाद से कुछ माहौल में परिवर्तन भी आया होगा? ये मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मेरा उसके बाद से जाना नहीं हुआ है। मैंने नकल की दरख्वास्त लगवाई है अपने सबऑर्डिनेट को भेज के, उसी मामले की, ठीक है ना। उसमें नकल मिलेगी तब पता चलेगा कि नकल मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि उसके लिए भी नकल विभाग में भी भारी भ्रष्टाचार है। एक तो जैसा विधि विहित तरीके से नकल दिया जाता है वो उसमें भी कोताही बरती जाती है, बार बार दौड़ाया जाता है। पैसा दो, आपका काम सुचारू रूप से हो जाएगा, घर पहुंचा के हो जाएगा। पैसा नहीं दोगे तो इतने चक्कर कटाए जाएंगे कि आप पजिल्ड हो जाओगे। अभी FIR दर्ज होने के बाद आप लोगों की जो बार एसोसिएशन रायपुर है या व्यक्तिगत आप लोगों ने जिन लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई गई है, आप लोग SDM साहब से या जिला कलेक्टर गौरव कुमार सिंह से आप लोग मिले हैं क्या? नहीं मिले हैं, ना मिलूँगा। वो अपने सपोर्ट में, जो उनके सबऑर्डिनेट हैं उनका वो सपोर्ट करेंगे कि मेरा सपोर्ट करेंगे? मेरे को उन पर विश्वास नहीं है। मेरा पूछना ये था कि आप वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए SDM से, कलेक्टर से मिलते हैं? कतई नहीं। मैंने इस बात की शिकायत ना SP को किया, ना थाने में किया, ना DW को किया, किसी को नहीं किया। मैंने इस बात की शिकायत अपने मदर इंस्टीट्यूट में किया है और ज़रूरत पड़ने पर इसको मैं न्यायालय में ही निपटाऊंगा, ब्यूरोक्रेट्स के पास नहीं जाऊंगा। ये अभी आपने सुना, सीनियर एडवोकेट हैं कृष्ण कुमार त्रिपाठी। इन्होंने पूरा उस दिन जो वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर पूरी वस्तुस्थिति उन्होंने स्पष्ट किया, आखिर ये वो घटनाक्रम हुआ कैसे थे और SDM राजस्व न्यायालय में, राजस्व कोर्ट में और राजस्व ऑफिसों में किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है। रिश्वतखोरी आम बात है, निचले स्तर का जो कर्मचारी होता है वो मातहत सीनियर अधिकारियों के लिए पैसे लेते हैं और सीनियर अधिकारी ऊपर देने की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति किसी भी सरकारी पद में नहीं है, जिसकी नियुक्ति शासन के द्वारा नहीं की गई है, वह व्यक्ति सरकारी रिकॉर्डों का, सरकारी अभिलेखों का वहाँ पर संधारण कर रहा था, दस्तावेजों को लोगों का आदान प्रदान कर रहा था। अब वह व्यक्ति जो है रिश्वतखोरी भी कर रहा था। जब इस बात को लेकर बात की गई तो विवाद हुआ, तब उसी ने वकीलों के खिलाफ अपराध दर्ज करा दिया। बात यह उठता है कि जो व्यक्ति की नियुक्ति सरकार ने नहीं किया है, वो व्यक्ति आखिर सरकारी कार्यालय में सरकारी गोपनीय दस्तावेजों का संधारण कैसे कर रहा था? क्या इस विषय में तहसीलदार, SDM और रायपुर के कलेक्टर कुमार गौरव सिंह कोई संज्ञान लेंगे, या जो तहसीलदार इसमें शामिल है या SDM नंद कुमार चौबे पर कोई कार्यवाही करेंगे?